दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5। हमने चौथे चैप्टर में सुना नाइक सोननाक ने साओली की जान सवर्णों से बचाकर उससे शादी कर ली है और फिलहाल रामनाग के साथ गांव में छुट्टी पर है। वही पूना में अंग्रेज अधिकारी किसी भी तरह पेशवा बाजीराव को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश में लगे हैं। तो पेशवा बाजीराव अंग्रेजों के अनर्गल मांगों से, उनके नियंत्रण से और उनके द्वारा की गई बेइज्जती से परेशान होकर अंग्रेजों को पूना से निकालने के लिए युद्ध की तैयारी में लग जाता है। मगर उससे भी पहले पेशवा बाजीराव अपने सरदारों को अछूतों पर मनुस्मृति से भी भयंकर जुल्म करने का आदेश देता है। उससे आगे पेशवा बाजीराव के आदेश पर पूना के हर गांव में बेगुनाह अछूतों के घर या झोपड़े जो भी मिले सब जलाए जाते हैं। उन पर अमानवीय अत्याचार तो पहले से ही हो रहे थे, मगर अब पेशवा के हुक्म पर अछूतों को गांव से निकाल कर काटा जाता है। उन्हें दौड़ा कर पूना के सरहद से बाहर भगाया जाता है। साओली का गांव भी इससे अछूता नहीं रहता। वहाँ भी अत्याचार का खतरनाक खेल खेला जाता है। उस पूरे गांव के अछूतों के झोपड़ों को जलाकर उन्हें भी वहाँ से भगाया जाता है। कुछ बूढ़े और बच्चे जो चलने में अक्षम होते हैं उन्हें झोपड़ों के साथ ही जलाया जाता है, और जो बच जाते हैं वे अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए गांव के काकनाक के साथ पूना की सरहद के पार भाग जाते हैं। इस अत्याचार की जानकारी जब शिरूर कैंप में कैप्टन स्टॉटन को मिलती है तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी के उस विभाग के सबसे सीनियर अफसर जनरल स्मिथ को मिलने पूना के पास खड़की कैंप में आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खड़की कैंप के अंदर मुख्य दफ्तर के बाहर जनरल स्मिथ की नेम प्लेट लगी होती है और अंदर जनरल स्मिथ अपने जूनियर अफसर साइमन और रेंडाल के साथ बातचीत में व्यस्त होता है। तभी एक सिपाही अंदर आता है और सैल्यूट करता है। साहब, शिरूर कैंप से कैप्टन स्टॉटन साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। जनरल स्मिथ खुश होता है। ओके, सेंड हिम इन, अंदर भेजो। कैप्टन स्टॉटन अंदर आकर स्मिथ को सैल्यूट करता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कैप्टन, कम इन, टेक अ सीट। साइमन और रिंडॉल खड़े हो जाते हैं और पीछे की कुर्सियों पर आ जाते हैं। तो कैप्टन स्टॉटन आगे सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। स्मिथ सिगार का धुआं फेंकते हुए पूछता है, So how is everything in Shirur? There was a message that you want to talk to me. Please go ahead. कैप्टन स्टॉटन दुखी स्वर में कहता है, Sir, there are a lot of complaints against Peshwa army. They are badly torturing untouchables in Pune area. I think we must restrict them. कैप्टन स्टॉटन की बात सुनते ही जनरल स्मिथ के चेहरे पर जहरीली मुस्कान बिखरती है। No mercy, Captain. Divide and rule. More they tortured, more they will stand against Peshwa. It will help us to strengthen our position in untouchable community. Sir, it distract company image in our untouchable soldiers. We are not here for image. We are here to rule and business. But sir, it's all inhuman. Captain, I don't want any argument on this matter. Why you are taking these untouchables so seriously? Their own countrymen neglect them. Then who we are to stand for them? ये सुनते ही कैप्टन स्टॉटन नाराज हो जाता है। You are right, sir. Thank you. See you again. कैप्टन स्टॉटन दुखी मन से खड़ा होता है और सैल्यूट मारकर कुछ सोचते हुए वहां से बाहर निकल जाता है। रास्ते भर वह सोचते रहता है, इस देश में इन अछूतों का कोई माँ बाप नहीं है। हर कोई सिर्फ उनका उपयोग करना चाहता है, लेकिन कोई उन्हें सुरक्षा नहीं देना चाहता।
उधर गांव में सोननाग की छुट्टियां खत्म होकर 5 दिन ज्यादा हो जाते हैं। उसे और रामनाग को हर वक्त वापसी की चिंता सताने लगती है। पता नहीं यूनिट में जाने के बाद क्या सजा मिलेगी। इसी उधेड़-बुन में वे उसी रोज वापस निकलने का पूरा मन बना लेते हैं। वापस निकलने से पहले रामनाग की माँ सोननाग के परिवार का खाना अपने घर में रखती है। घर के बाहर ही लकड़ियों का चूल्हा जलाया जाता है। सामने ही रामनाग और सोननाग बैठकर खाना खा रहे होते हैं। रामनाग की अंधी माँ वेणु रोटियां बेलकर तवे पर सेकते रहती है तो सावली उन्हें खाना परोस रही होती है। वेणु की उंगलियां कभी कभार गर्म तवे से लगकर जल भी जाती है, मगर उसके हाथ नहीं रुकते। उसे पता होता है आज उसका रामनाग वापस जा रहा है। पता नहीं फिर कब वापस आएगा और उसे अपने हाथ की वह रोटियां खिलाएगी। रोटियां ही तो उसे बनाने आती है, बाकी साग सब्जी तो अगल बगल वाले दे ही देते हैं। रामनाग भी मायूस नजरों से बीच बीच में अपनी माँ को देखते रहता है। तभी सोननाग रामनाग की अंधी माँ से कहता है, चाची छोड़ना, क्यों उंगलियां जला रही है? रामनाग की माँ तवे की रोटी पलटाते हुए कहती है, अरे बेटा सोननाग बनाने दे, अब पता नहीं कब छुट्टी आओगे और इस बुढ़िया के हाथ का निवाला खाओगे। चाची तू रहने दे, सावली बना लेगी। सावली का नाम सुनते ही रामनाग की माँ तपाक से कहती है, सोननाग अब रामनाग के लिए भी इस सावली के जैसी दुल्हन देख और इसके भी 4 हाथ करवा दे। सोननाग बगल में बैठे रामनाग के पीठ पर हाथ रखता है। ठीक है चाची, आज से लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं। रामनाग उसका हाथ हटाता है, फिर उदासी भरे स्वर में कहता है, सोननाग आज यूनिट के लिए वापस नहीं निकलना है। सोननाग अपनी तिरछी नजरें सावली पर डालता है। 5 दिन तो लेट हो गए हैं, 2 दिन और सही। अब रामनाग मजे लेते हुए मुस्कुरा कर कहता है, अरे ये क्यों नहीं कहता, सावली भाभी को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। सोननाग और सावली दोनों शर्माकर नीचे देखने लगते हैं। रामनाग आगे माँ से कहता है, माँ तू एक काम कर, सावली भाभी के साथ मिलकर लड़की ढूंढ के रख दे। अगली बार छुट्टी आऊंगा तो पहले शादी करूंगा, फिर घर के अंदर पैर रखूंगा, ठीक है? सावली हंसते हुए कहती है, ठीक है ना भैया, अब तो लड़की ढूंढनी ही पड़ेगी, बस आप जल्दी से छुट्टी आ जाना। उसी वक्त वहाँ चीखते हुए गांव का एक लड़का गदरू आता है। सोननाग भैया, मैं आप ही को ढूंढ रहा हूँ, भाभी के गांव के लोग आए हैं, सारे जख्मी हैं। सोननाग, रामनाग और सावली सारे अवाक से एक दूसरे को देखते हैं। अंधी वेणु बेचैन होकर पूछती है, अरे क्या हुआ, अरे कोई तो बताओ क्या चल रहा है? मगर वहाँ उसे बताने के लिए कोई नहीं ठहरता। सारे वहाँ से निकल जाते हैं और दौड़कर सोननाग के घर के सामने आते हैं। सामने ही काकनाग, उसकी बीवी, बच्चे और उस गांव के कुछ लोग जख्मी हालत में बैठे होते हैं। उन लोगों को सामने देखकर सारे रोते हुए खड़े हो जाते हैं। सावली आगे आकर काकनाग के बीवी को गले लगाती है। चाची, ये सब किसने किया? काकनाग की बीवी फूट फूट कर रोने लगती है। क्या बताऊं सावली, अन्याय की तो कोई सीमा ही नहीं बची। तभी काकनाग आगे बताने लगता है, बेटी, एक तरफ पेशवा ने खड़की में अंग्रेजों से युद्ध शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ उसके सैनिक हमारे गांव के गांव जला रहे हैं। किसी तरह हम जान बचाकर भाग कर आए। ये सुनते ही सावली के भी आंखों में आंसू तैरते हैं। उसके मुंह से निकलता है, पता नहीं और कितना अत्याचार सहेंगे हमारे लोग, कब वो दिन निकलेगा और इस पेशवाई का अंत होगा। काकनाग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, कौन करेगा उसका अंत, किस पर विश्वास करे, कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? तभी पीछे से सोननाग की आवाज आती है, हमारी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ेगा, हमारी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। सभी पलटकर सोननाग की तरफ देखते हैं। जब पेशवा लड़ाई के मैदान में उतर चुका है तो
तो हमें भी लड़ाई में उतरना होगा। मैं और मेरे सारे यूनिट के महार सैनिक सभी इसी मौके का इंतजार कर रहे हैं। अब वो मौका आ गया है। रामनाग भी आगे आकर जोश में कहता है, अब तो बस, अब नहीं तो कब, और हम नहीं तो कौन। जय जोहार। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में पेशवा के विरुद्ध गुस्सा उतर आता है। सब मिलकर जोश में नारा लगाते हैं, जय जोहार, जय जोहार, जय जोहार। घर के आंगन में बने नाग मंदिर में दिया जलाकर सावली कमरे में आती है। अंदर सोननाग वापस जाने के लिए अपने कपड़े और दूसरा सामान अपने पिट्ठू में डाल रहा होता है। सावली कुछ देर सोननाग की तरफ देखते रहती है, फिर उसके बगल में आकर उसे मदद करने लगती है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। कहा, पेशवा के विरुद्ध क्या सिर्फ पुरुष ही लड़ेंगे? अन्याय तो मुझ पर भी हुआ है ना, फिर मुझे नहीं लड़ना चाहिए? सावली, कोई भी पुरुष किसी भी युद्ध को स्त्री के सिवाय नहीं जीत सकता है। किसी ना किसी रूप में वो उसके साथ होती है। जिजाऊ के कारण ही शिवराय बने और मेरी माँ के कारण मैं। अगली पीढ़ी का योद्धा तुम्हें बनाना है। सावली उसके आंखों में देखकर हाँ में सर हिलाती है। अब वापस कब आओगे? एक बार फौजी घर से निकलता है, वो वापस कब आएगा ये वो खुद भी नहीं जानता है। सावली की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। सोननाग उसके आंसू पोंछता है। तू महार सैनिक की बीवी है, मन पक्का कर। सावली मुस्कुराने की कोशिश करती है तो सोननाग उसे गले लगाता है और माथे को चूमता है। फिर कंबल में बंधा पिट्ठू कंधे के पीछे टांग कर कमरे से बाहर आ जाता है। घर के बाहर सोननाग की माँ राधाबाई खड़ी होती है। सोननाग माँ के पास आकर उसके पैरों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेता है। माँ, जिनकी रक्षा के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपना खून बहाया, अब उन्हें ही मिटाने का मौका आया है। आशीर्वाद दो माँ, हम उन्हें मिटा सके। राधाबाई उसके सिर पर हाथ रखकर उसे खड़ा करती है और रोते मुस्कुराते हुए कहती है, जा बेटा, मिटा दे पेशवाई, जा। माता भवानी सदा तेरे साथ रहे। माँ से आशीर्वाद लेकर सोननाग सावली पर उड़ती सी नजर डालते हुए घर के बाहर निकलता है। सावली और उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है। रामनाग के घर के सामने भी लगभग यही दृश्य होता है। वह भी अपनी माँ का आशीर्वाद लेता है। तभी सोननाग, उसकी माँ और सावली वहाँ आते हैं। रामनाग अपनी अंधी माँ को सावली के पास लाता है और उसका हाथ सावली के हाथों में देता है। ध्यान रखना भाभी। सावली दुख में भी मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। सोननाग और रामनाग वहाँ से निकलते हैं। गांव के लोग कुछ दूरी तक साथ में चलते हैं, फिर रुक जाते हैं। सावली उन्हें दूर तक जाते हुए देखते रहती है और अकेली हाथ हिलाते रहती है। आखिर में वे दोनों आंखों से ओझल हो जाते हैं, मगर सावली का हाथ हिलाना बंद नहीं होता। उधर सोननाग और रामनाग गांव से छुट्टियां काटकर शिरूर कैंप वापस आते हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न चूभते रहते हैं। 5 दिन लेट, पता नहीं अंग्रेज अफसर क्या पनिशमेंट देंगे। इसी उधेड़ बुन में वे गेट के बाहर ही खड़े होते हैं। तभी गेट पर खड़े सिपाही शेख अहमद की नज़र उस पर पड़ती है तो वह बगल में खड़े दूसरे सिपाही गोदनाग से कहता है, और देखो, दोनों नाइक साहब अब आ रहे हैं। सोननाग और रामनाग गेट के अंदर आ जाते हैं। सिपाही चनाजी पवार, प्रसाद सिंह भी उन्हें देखकर वहां आ जाते हैं। सिपाही पवार उछलकर सैल्यूट ठोकता है। जय भवानी नाइक साहब। सोननाग दबी जबान में कहता है, जय भवानी। तुम लोग छुट्टी से वापस कब आए? जनाजी पवार सोननाग के कान में फुसफुसाता है। नाइक साहब, हम तो समय पर आ चुके हैं, आप लोग ही 5 दिन लेट हो गए हो। कैप्टन साहब आपके बारे में पूछ रहे थे, अब देखो क्या होता है। तो मगर शेख अहमद हिम्मत बढ़ाता है, अरे यार, ये फौज में तो चलते ही रहेगा, वो छोड़ो, ये बताओ आप लोगों ने घर से खाने को कुछ लाया कि नहीं? रामनाग
अपने कंधे का पिट्ठू शेख अहमद के कंधे पर रखता है। खाने को चाहिए ना, तो पहले पिट्ठू उठाओ और चलो बैरक में। सोननाक और रामनाक अपने कंधे के पिट्ठू शेख अहमद और प्रसाद सिंह के सिर पर रख देते हैं और बैरक की ओर निकलते हैं। साथ में चल रहा प्रसाद सिंह उन्हें बीच बीच में पंचिंग करते रहता है कि कल उनका कोर्ट मार्शल जरूर होगा। और सचमुच दूसरी सुबह ही उन्हें पनिशमेंट के लिए कैप्टन स्टॉटन के सामने खड़ा किया जाता है। सोननाक और रामनाक दोनों सावधान में खड़े होते हैं तो कुछ दूरी पर लेफ्टिनेंट पैटिसन खड़ा होता है। जमादार गोरे रूल के अनुसार अपराध पढ़ने से पहले दोनों के सिर की टोपी उठाता है। उसके बाद पैटिसन आरोप पढ़ता है। सेकंड बटालियन ऑफ फर्स्ट रेजिमेंट बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री का नाइक सोननाक और नाइक रामनाक दोनों का 10 दिन का छुट्टी सैंक्शन किया गया था, मगर दोनों 5 दिन लेट आया है। ये अंडर कंपनी आर्मी रूल एक्ट नंबर 20A में पनिशेबल ऑफेंस है। इसलिए मैं डिवीजन ऑफिसर पनिशमेंट नंबर 2 का सिफारिश करता है, मिनिमम 60 दिन का जेल। कैप्टन स्टॉटन दोनों की आंखों में देखता है, फिर धीरे से पूछता है, नाइक सोननाक क्यों लेट हुआ, क्या रीजन है? सोननाथ थोड़ा मायूस होकर कहता है, साहब मेरी अचानक शादी हो गई। अचानक शादी? What the hell you are talking? साहब एक गरीब का घर जलाया गया, फिर उसे फांसी पर लटकाया गया। उसकी बेटी का भी वही हाल कर रहे थे। किस लिए? सिर्फ पीने के पानी के लिए। मैंने उस बेसहारा लड़की की जान बचाई, उसे शादी कर अपने घर में लाया। यही मेरा कसूर है साहब। ये सुनकर कैप्टन स्टॉटन सोच में पड़ जाता है, फिर रामनाक की तरफ देखता है। एंड यू नाइक रामनाक, तुम क्यों लेट आया? रामनाक थूक गटकते हुए बताता है, साहब नाइक सोननाक की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसलिए साथ में गए थे, साथ में वापस आया। कैप्टन स्टॉटन गुस्से से फुसफुसाता है, फूल, क्या साथ में गया था? नजर रखना वास्ते या मस्ती करना वास्ते? मस्ती नहीं की साहब, सोननाथ बता रहा है वह सच है। पेशवाई के नाम पर उसके लोग बहुत आग मूत रहे हैं साहब। उससे युद्ध चल रहा है, सुनते ही हम युद्ध करने तुरंत वापस आ गए साहब। कैप्टन स्टॉटन दोनों की तरफ गुस्से से देखता है, फिर कागज पर दस्तखत करता है। ऑलराइट, आप दोनों का नंबर 2 का जगह पनिशमेंट नंबर 11 देता है। तुम दोनों का 2 महीना यूनिट का बाहर नहीं जा सकेगा और रोज रात मेन गेट पर ड्यूटी करेगा। समादार गोरे उनके सिर पर टोपी रखता है और ऑर्डर देता है, पीछे मुड़, दौड़ के चल। रामनाक और सोननाक के दौड़कर वहां से निकल जाने के बाद लेफ्टिनेंट पैटिसन कैप्टन स्टॉटन के सामने आकर बैठता है। सर, यू ऑलवेज शो योर मर्सी टुवर्ड्स दिस महान सोल्जर्स। स्टॉटन पहले मुस्कुराता है, फिर कहता है, दे आर टेलिंग ट्रूथ एंड आई स्टैंड विथ ट्रूथ। पैटिसन भी मुस्कुराकर सिर हिलाने लगता है। पूना से सटे खड़की और एरवडा ये दोनों ही अंग्रेजों के सबसे मजबूत कैंप होते हैं, जहां पर उनका तोफखाना, घोड़े और हजारों सिपाही रहते हैं। इन जगहों को तहस नहस करके ही अंग्रेजों को हराया जा सकता है, ये पेशवा जानता था। इसलिए वह अपने सेनापति बापू गोखले को खास तौर पर उन जगहों पर पहले आक्रमण के लिए भेजता है और वह खुद पूना से 30 कोस दूर पुरंदर के किले से अपने सरदारों को युद्ध का दिशा निर्देश देने का सूत्र संभालता है। वैसे उसे खबर मिली थी कि उसकी सेना अंग्रेजों की सेना पर भारी पड़ रही है और विजय अब नजदीक था। विजय संदेश के इंतजार में व्याकुल पेशवा बाजीराव किले के ऊपर आकर देखने लगता है। निर्जन किले के चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ खामोशी छाई होती है। बस कभी कभार दूर युद्ध में चलाए जा रहे तोपों की आवाज से खामोशी भंग हो जाया करती थी, मगर अब काफी देर से गोलों की आवाज आना बंद हो गया था। पेशवा बगल में खड़े अपने अंगरक्षक की तरफ दूरबीन के लिए हाथ बढ़ाता है। सैनिक तुरंत अपने कमर में बंधी दूरबीन पेशवा के हाथ में रखता है।
पेशवा दूरबीन पर एक आंख लगाकर देखने लगता है। तभी उसे दूर से सेनापति बापू गोखले और उसका लड़का गोविंद बाबा युद्ध गणवेश में कुछ सैनिकों के साथ घोड़े पर बैठकर किले की ओर आते हुए दिखाई देता है। कुछ ही देर बाद उनके घोड़े किले के नीचे पहुंच जाते हैं। मुबारक हो श्रीमंत, युद्ध में हम विजयी हुए। इन शब्दों को सुनने के लिए बेताब बाजीराव खुद चलकर किले के नीचे उनके पास आता है। बापू गोखले और गोविंद बाबा दोनों घोड़ों से उतरकर लंबी सांसें लेते हुए बाजीराव के सामने आते हैं, मगर उनका चेहरा मुरझाया हुआ होता है। दोनों सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। क्या बात है सेनापति गोखले, क्या हुआ खड़की और येरवड़ा में? बापू गोखले किसी तरह सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है। श्रीमंत, हम खड़की के बाद येरवड़ा युद्ध में भी विजय के बहुत नजदीक थे, मगर क्या? मगर सरदार मोरे और सरदार दीक्षित दोनों अंतिम क्षण में तोफ के गोलों के नीचे आने से मारे गए और उस कारण हमारे सैनिक पीछे हट गए और विजय क्षेत्र से हमें वापस लौटना पड़ा। अब ब्रिटिश सैनिक कभी भी यहाँ आ सकते हैं, आपको कहीं और जाकर छुपना होगा। बाजीराव का चेहरा चिंता में डूब जाता है। अंग्रेजों से लुका छुपी में मैंने शनिवार वाड़ा छोड़ा, पूना छोड़ा, अब पुरंदर भी छोड़ दूं? बाजीराव गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी बीच में ही सेनापति बापू गोखले का लड़का गोविंद बाबा हाथ जोड़कर कहता है, श्रीमंत मान जाइए, खबर पक्की है। जनरल स्मिथ पूना से हजारों सैनिकों को लेकर आपको ढूंढने निकला है। पेशवा बाजीराव के मन का गुस्से का गुब्बारा फूट पड़ता है। सेनापति गोखले, अब ये छोटे मोटे आक्रमण बंद करवाओ और इकट्ठा करो हमारे सारे सरदारों को, योद्धाओं को। अब इसके बाद उन हरामखोर अंग्रेजों पर हम छोटे मोटे नहीं बल्कि हम करेंगे सर्वशक्ति के साथ सबसे बड़ा आक्रमण, और वो भी उन्हीं के नए साल की पहली तारीख 1 जनवरी 1818 को। पेशवा के अगल बगल के सारे सरदार हाँ में सर हिलाते हैं और चीख कर पेशवा का अनुमोदन करते हैं। ठीक है श्रीमंत, और जोश में कहते हैं, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, आगे की कहानी आप अगले चैप्टर 6 में सुन सकते हैं। खड़की और येरवड़ा युद्ध में हार के बाद पेशवा बाजीराव अब सर्वशक्ति के साथ कौन से बड़े आक्रमण की योजना बनाता है। क्या नाइक सोननाग और रामनाग, जिन्हें 2 महीनों तक रात में गेट पर ड्यूटी देने की पनिशमेंट मिली है, क्या वे युद्ध में जा पाएंगे? तो आगे ये कहानी किस और मुड़ेगी और कहाँ जाकर ठहरेगी, सुनते रहिए आत्मसम्मान का रण संग्राम 1 जनवरी 1818।